Hello students, very good morning, good afternoon, good evening to all of you। मेरे होनहार दुलारे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सब कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए सब, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमेशा फर्स्ट क्लास रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए और पूरी शिद्दत के साथ मन लगा के पढ़ाई करते रहना चाहिए। अब सब पढ़ाई करते करते कभी कभार होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसके बारे में हम लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो जो मामला होता है वो हमारे लेवल से ऊपर निकल जाता है, क्योंकि कुछ खास बैकग्राउंड में हमारे पास बातें नहीं होती हैं। तो ऐसा ही एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जो कि AS19 से रिलेटेड है। एंड होपफुली आप लोगों ने AS19 पढ़ा भी होगा। एंड डेफिनेटली जब आप इस पोर्शन पे पहुँचे होंगे तो आपने जैसे तैसे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है मॉड्यूल में, और उसमें उन्होंने इतना कम समझाया है, ऐसे समझाया है कि जैसे बच्चा पहले से सब जानता है, और उसको हल्का सा हिंट दे दो, मतलब कि जब हमने पूरी डिटेल में पढ़ाई कर ली हो और उसके बाद एक रिव्यू करने जैसा जब मामला आता है कि रिवाइज करना है, तो फास्ट ट्रैक पे उसके सामने मतलब भर की बात रखो, टू द पॉइंट, और उसके हिसाब से एक क्वेश्चन दे दो और क्वेश्चन सॉल्व करके रख दो। वो जो किया गया है, क्यों किया गया है, क्या पर्पस है, उस स्टडी मटेरियल को पढ़ के तो कोई बच्चा नहीं समझ सकता है। क्योंकि CA इंटरमीडिएट पे बच्चे के पास कितना दिमाग होता है, इवन CA फाइनल में भी अगर है तो भी वो इस बात को समझ जाए, इसमें बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। तो आज मैं आपके सामने AS19 का वही इम्पॉर्टेंट जो एक सेगमेंट जो है वो लेके आया हूँ। एंड होपफुली आप अगर इस वीडियो को बहुत ध्यान से अगर देखेंगे, समझेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि वो जो भी कुछ कह रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों का मामला क्या है? हम लोगों का मामला है AS19 से रिलेटेड। AS19 अकाउंटिंग फॉर लीजेस का है, और उस अकाउंटिंग फॉर लीजेस के अंदर एक सेगमेंट आता है जिसका नाम है सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं SLB ट्रांजैक्शंस। सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शंस। लो इसी साहब, अब पहले जरा समझते हैं कि सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शंस होते क्या है। सेल के ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं हम लोग जानते हैं। जब एक पार्टी अपनी कोई एसेट किसी दूसरी पार्टी को सेल कर देती है फॉर इमीडिएट कंसिडरेशन और फॉर डिफर्ड कंसिडरेशन। नॉर्मल सेल में क्या होता है कि हमने कोई चीज़ सेल करी, जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है, बोले तो ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है टू बायर, और बायर उसका लीगल ओनर बन जाता है। वो उस एसेट को यूज़ करेगा जैसे चाहे वैसे, और हमको कंसिडरेशन या तो उसने इमीडिएटली दे दिया होगा या बाद की डेट पे पे करेगा। दिस इज सेल ट्रांजैक्शन। लीज ट्रांजैक्शंस में क्या होता है कि एसेट हमारे पास, हम जब कोई एसेट लीज पे ले रहे होते हैं या लीज पे दे रहे होते हैं, तो वो जो एसेट हम लीज पे लेते हैं वो हमारी नहीं होती है, वो किसी और को बिलोंग कर रही होती है। ओनर उसका कोई और होता है, और हम उससे वो एसेट यूज करने के लिए उस एसेट का राइट टू यूज हम एक्वायर कर लेते हैं। तो हमने एसेट को लीज पे लिया, मतलब कि एसेट वो है किसी और की, हमने उसको यूज करने के लिए लिया हुआ है फॉर पर्टिकुलर पीरियड, और इस बात के लिए हम उसको पीरियडिकली पेमेंट्स करते रहेंगे। ये सब बातें आपने AS19 की शुरुआत में जो भी बातें कही गई हैं, इसमें आपने सबको समझा ना। लीज एंड ये सेल एंड लीज बैक जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ये एक तरह का एक पैकेज वाला एक डील है, कंबाइंड एक डील हो रही है। ये डील क्या हो रही है, क्यों हो रही है, जरा इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सब होता क्या है, जैसे सपोज है कोई एंटिटी है, कोई कंपनी है,
और उस कंपनी के पास फंड्स की शॉर्टेज है, कैश की समस्या है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब इस कंपनी को कैश अरेंज करना है। सब बिजनेस के लिए लिक्विडिटी का होना ज़रूरी है। बिजनेस इसका अच्छा चल रहा है बट शॉर्टेज है कैश की। अब कैश कहाँ से अरेंज किया जाए? डिफरेंट वेज ऑफ फाइनेंसिंग आर देयर कि आप बैंक से लोन ले सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। इसके अलावा भी हम अदरवाइज भी कैश कहीं से अरेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लें हमारे पास कोई चीज़ है, कोई प्रॉपर्टी है, हमारे पास कोई एसेट है, हम इसको बेच के भी तो कैश अरेंज कर सकते हैं। बट हम अपनी किसी एसेट को बेच के अपनी कैश की जो शॉर्टेज है उसको हम पूरा तब कर पाएंगे जब उस एसेट की हमें रिक्वायरमेंट ना हो, आइडल हो, वो यूजलेस हो हमारे बिजनेस के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं बिजनेस की। तो यहाँ पे क्या है, इस बिजनेस के पास, जिसके पास कैश की शॉर्टेज है, इसके पास कुछ वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स हैं इनके पास, जिनको कि अच्छे प्राइस में मार्केट में सेल कर सकते हैं। बट इन्हें इन एसेट्स की रिक्वायरमेंट भी है, बिजनेस के लिए ज़रूरत है इन एसेट्स की। अब सब ऐसी एसेट्स जो कि बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड हैं, जिनको हम चाहें तो मार्केट में बेच दें, तो अगर मार्केट में बेच के हम कैश अरेंज कर लेंगे, क्योंकि कैश वाली जो प्रॉब्लम वो तो खत्म हो जाएगी, बट बिजनेस की में दूसरी समस्या आ जाएगी कि सब एसेट अब हमारे पास नहीं बची। अब सब बड़ी समस्या करें तो क्या करें? बस यहीं पे साहब ये एसएलबी ट्रांजैक्शंस जैसा मामला हमारे सामने आता है। क्या होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक महाशय हैं, ये से मिस्टर ए है, ठीक है। और ये मिस्टर बी हैं। ठीक, मिस्टर ए को कैश की रिक्वायरमेंट है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी मिस्टर बी को बेच दी। मिस्टर ए ने क्या किया, सेल्स द एसेट टू मिस्टर बी। आप इसको ए लिमिटेड समझ लीजिए, ये बी लिमिटेड समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, कंसेप्ट को पकड़ने का प्रयास करिए। अब मिस्टर ए जो कि इस एसेट के क्या हैं, ओनर हैं और से सेलर है इस केस में, और मिस्टर बी जो कि बायर है, ठीक। तो सर मिस्टर ए, और अब ये ट्रांजैक्शन डिफर्ड पेमेंट पे नहीं होगा, कैश पेमेंट पे होगा। कैश पेमेंट मतलब कि इमीडिएट कैश मिस्टर बी मिस्टर ए को पे कर देंगे। तो मिस्टर ए की जो कैश की जो समस्या थी वो खत्म हो गई, इसे फंड्स मिल गए मिस्टर बी से, जितना भी पैसा चाहिए था। बट ये जो एसेट जो ये इसके पास से चली गई, जिसकी इसको जरूरत थी बिजनेस पर्पस के लिए, ये क्या करता है मिस्टर ए, ये मिस्टर ए मिस्टर बी से यही एसेट वापस लीज पे ले लेता है, या यूं कहें कि मिस्टर बी ने जो एसेट मिस्टर ए से परचेज करी है, यही एसेट मिस्टर ए को लीज पे दे दी। लीजेस द एसेट बैक। तो लीज बैक का मतलब क्या है कि हमारी ही एसेट हमको वापस लीज पे मिल गई। अब जब मिस्टर बी ने एसेट इनको लीज पे दी है, तो मिस्टर बी क्या है, यहां पे लेसर है, और मिस्टर ए क्या है, मिस्टर ए लेसी है। लो ये सब। अब आप देख सकते हैं यहां पे कि हमने एक साथ एक तीर से दो निशाने साध लिए। हमारी जो कैश की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर ली एसेट को बेच के, ठीक। एंड एट द सेम टाइम एसेट जिसको मुझे अपने बिजनेस के लिए चाहिए था, उस रिक्वायरमेंट को भी हमने पूरा कर लिया, एसेट को वापस लीज पे लेके, और इस बात के लिए मिस्टर ए इनको लीज रेंटल्स पे करेंगे। तो ये एसेट मिस्टर ए मिस्टर बी को किस वैल्यू पे सेल करें, जब ये वापस इनको लीज पे दे देंगे तो क्या लीज रेंटल ये इनको पे करेंगे, ये सब पूरा का पूरा जो एक सीन है, जो मैंने कहा एज ए पैकेज ये पूरा चीज़ डिज़ाइन होती है, ये डील फाइनल होती है। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं सीए साहब,
इनको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शंस। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी कि हम अपनी कैश की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अपनी एसेट किसी को सेल करते हैं फॉर कैश, एंड सेम एसेट हम सामने वाली पार्टी से, बायर से वापस लीज पे ले लेते हैं। अब इस सीन में एक सीन क्या क्रिएट हो रहा है कि जो सेलर है, आप देख सकते हैं जो सेलर है ये बाद में लेसी बन जाता है और जो बायर है वो बाद में लेसर बन जाता है। यूनिकनेस क्या नजर आ रही है यहां पे, इन SLB ट्रांजेक्शंस seller will later on become, seller क्या बन जाएगा, lessee, and buyer will later on become lesser। बायर क्या बन जाएगा, लेसर बन जाएगा, और लेसर क्या बन जाएगा, लेसी बन जाएगा। तो ये एक यूनिकनेस होती है SLB ट्रांजेक्शंस की। एसेट हमारी बेचने के पहले भी हमारे पास थी, हम ही उसको यूज करते थे, अभी बेच भी दिया गया, यूज भी हम ही कर रहे हैं। देख रहे हैं, हाँ, जब तक नहीं बेच रहे थे तब तक कैश की शॉर्टेज थी, बेचने के बाद कैश की शॉर्टेज भी खत्म हो गई और एसेट को तो हम यूज कर ही रहे हैं। अब यहां पे देखना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने एसेट बेची है, इन्होंने एसेट सेल करी है, तो बेचते समय कुछ प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, एसेट बेची गई भाई। एसेट लीज पे ली गई है, उस लीज की क्या अकाउंटिंग होगी वो एक अलग कहानी हो गई। जो एसेट बेची गई है, बेचते समय जो प्रॉफिट लॉस सेलर को हुआ है, मिस्टर ए को, उसकी अकाउंटिंग कैसे करी जाए। अब साहब यहां पे अकाउंटिंग कैसे करी जाए या जो ट्रीटमेंट है वो किस प्रकार से किया जाए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो लीज का जो ट्रांजेक्शन हुआ है, ये जो लीज एग्रीमेंट हुआ है वो किस टाइप का है, नेचर ऑफ लीज एग्रीमेंट क्या है। मीन्स क्या, इन सच अ केस ट्रीटमेंट depends upon the nature or say type of lease involved। किस टाइप की लीज यहां पे इन्वॉल्व है वो हमारे इस ट्रीटमेंट को अफेक्ट करेगी। किस टाइप की लीज है, मतलब आपने पढ़ा AS 19 में कि लीजेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज फाइनेंस लीज, अनदर इज ऑपरेटिंग लीज। मीन्स तो जो ये लीज एग्रीमेंट हुआ है वो फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि अपन लोग ट्रीटमेंट क्या करें। समझ में आ रही बात, यहां तक की बात समझ में आई। वीडियो पॉज करिए, जितना मैंने कहा है पहले उसको डाइजेस्ट करिए कि किस सिचुएशन में आप यहां पे अब ट्रीटमेंट सीखने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी साहब जी। तो AS 19 बोल रहा है कि साहब इस केस में ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा कि जो लीज एग्रीमेंट हुआ है वो किस प्रकार का है, फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। तो सीए साहब अब दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ की हम लोग बात करेंगे कि अगर सेल बाद में फाइनेंस लीज जैसी अगर बन जाती है तो क्या होगा, और अगर
ऑपरेटिंग लीज जैसी बन जाती है तो क्या होगा? तो इफ सेल लेटर रिजल्ट्स इन फाइनेंस लीज, ये है सिचुएशन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो हमारे मिस्टर ए हैं, इन्होंने जो मिस्टर बी को एसेट सेल करी है और वापस वापस ये एसेट लीज पे ले ली है। ठीक है, तो मिस्टर ए जो कि सेलर हैं और ये बायर हैं, तो अभी ये जो सेल का जो काम हुआ, इस सेल के थ्रू क्या हुआ है, ए ने बी को क्या चीज ट्रांसफर की? ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी इन गुड्स। ए ने बी को प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर कर दिया। प्रॉपर्टी इन गुड्स बोले तो ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। ठीक है, और सीए साहब बी ने ये एसेट मिस्टर ए को लीज पे दे दी है, लीजेस द एसेट बैक। ठीक, मतलब इसने इनको क्या चीज ट्रांसफर की है? ये लीजेस द एसेट बैक, ये तो मैं पहले भी लिख चुका हूं। ठीक है ना, यहां पे अब दूसरी बात लिखूंगा। मामला है फाइनेंस लीज का कि जो सेल थी ये बाद में फाइनेंस लीज बन गई। द सेल रिजल्ट्स इन फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज का नेचर क्या होता है? क्या बताया AS 19 ने कि फाइनेंस लीज किसको कहते हैं? फाइनेंस लीज में बेसिकली जो लेसर होता है वो लेसी को उस एसेट से रिलेटेड जो सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स होते हैं वो ट्रांसफर कर देता है। मतलब बी ने क्या किया? ट्रांसफर्स सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप। एज एन ओनर जो आपके पास उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड होते हैं वो इसने ट्रांसफर कर दिए ए को। अब इस सिचुएशन को जरा ध्यान से अगर आप एनालाइज करें, समझने का प्रयास करें, तो देखिए हो क्या रहा है। सी साहब एक ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, एक अजीबोगरीब टाइप की एक सिचुएशन यहां पे क्रिएट हो गई है। क्या अजीबोगरीब टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो गई है? ए इसने एक कोई एसेट बी को ट्रांसफर कर दी, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। मतलब कि अब इस एसेट का लीगल ओनर बन चुका है मिस्टर बी। बी हैज बिकम लीगल ओनर ऑफ द एसेट और ए ने ट्रांसफर कर दी, साहब कैश मिल गया, देन इट मींस ए इज नो मोर ओनर ऑफ दिस एसेट। ए के पास कोई ओनरशिप का राइट नहीं बचा, ओनरशिप बी के पास आ गई है। अब जब बी के पास ओनरशिप आ गई है तो बी शुड एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स। नहीं होना चाहिए साहब, बी now in a position to enjoy all the benefits belonging to an owner, ये इंजॉय करें। बट हुआ क्या यहां पे इस टाइम पे कि बी हैज एंटर्ड इनटू अ फाइनेंस लीज एग्रीमेंट विद ए। बी ने ए के साथ एक फाइनेंस लीज एग्रीमेंट कर लिया और फाइनेंस लीज एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ कि बी हैज ट्रांसफर्ड सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप टू ए। मतलब कि अब इस एसेट के ओनरशिप के जो राइट्स होंगे, जो बेनिफिट्स होंगे, वो कौन एंजॉय करेगा? वो ए एंजॉय करेगा। तो जब ए एज एन ओनर इस एसेट को जब यूज करेगा, ओनरशिप के सारे बेनिफिट्स इसके पास है, तो इसने इसको ट्रांसफर क्या किया?
जो चीज ए ने बी को ट्रांसफर की वही चीज तो बी ने ए को ट्रांसफर कर दी। एसेट ये यूज कर नहीं रहा है, एसेट इसके पास है नहीं, एसेट इसके पास है। इन्होंने इनको ओनरशिप दी, ओनरशिप इसके पास है नहीं, क्योंकि सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अंडर फाइनेंस लीज यही होता है कि सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स लेसर लेसी को ट्रांसफर कर देता है। तो सी साहब ये हो क्या रहा है? हाउ इट इज पॉसिबल कि हम किसी एसेट को सेल करें, ओनरशिप भी उसकी दे दें, बट फिर भी ओनरशिप से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं वो हम ही उसके एंजॉय कर रहे हो। तो साहब यहां पे AS 19 कहता है कि यार देखो तुम लोगों ने ये जो ड्रामा फैला के रखा है ना, दिस ड्रामा इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस ड्रामा इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये आपको कहानी समझ आई क्या हो रही कि ओनरशिप जो ट्रांसफर कर दी गई तो ओनरशिप बेनिफिट्स ये एंजॉय करे, बट इसने वो सारे बेनिफिट्स इसको दे दिए, वापस ये एंजॉय कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू AS 19 such type of transactions are not treated as transaction of sales। AS 19 कह रहा है कि हम इनको सेल ट्रांजैक्शन की जैसा ट्रीट करेंगे ही नहीं। एज पर AS 19 this is not treated as a sale transaction। लो AS कह रहा है कुछ नहीं सेल है, सिर्फ ड्रामेबाजी है तुम लोगों की। ये सेल में तो ओनरशिप चली जाती है, ओनरशिप के राइट्स चले जाते हैं, सामने वाला ओनर वो उसको यूज करता है, ओनरशिप के बेनिफिट्स एंजॉय करता है, जबकि यहां पे तुम ही उसको यूज कर रहे हो। तो ये सेल जैसी कोई चीज है ही नहीं, हम नहीं मानेंगे ये सेल है, ये सिर्फ दिखाने के लिए सेल हो रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, लिखो ऐसे केस में क्या करेंगे। देयरफॉर एज पर AS 19 के अकॉर्डिंगली क्या होगा, एनी प्रॉफिट और लॉस, बहुत ध्यान से लिखेगा, एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कैन नॉट बी recognized immediately। कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, दैट प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली, दैट इज कैन नॉट बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली। आप इस प्रॉफिट लॉस को तुरंत के तुरंत अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, बट इट विल बी, ये जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है इट विल बी डिफर्ड, इसका डिफरमेंट होगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, बट इट विल बी डिफर्ड एंड एमोर्टाइज्ड। ये आ रहा है ट्रीटमेंट जो आप इस समय लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं इसमें जहां पे सेल लेटर ऑन फाइनेंस लीज में कन्वर्ट हो जाती है, इन सच अ केस दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज अ सेल ट्रांजेक्शन। तो फिर क्या करेंगे, कह रहे हैं मिस्टर ए यू जो भी एसेट को बेचते टाइम पे प्रॉफिट लॉस हुआ है, आप इस प्रॉफिट लॉस को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, जब बल्कि आपको इस प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, बट इट विल बी डिफर्ड एंड एमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड
धीरे धीरे आप इसको अमोर्टाइज करेंगे, धीरे धीरे अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करेंगे जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है। सर ओवर द पीरियड से मतलब कितने पीरियड में? दैट इज ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म, ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म इन द रेशियो ऑफ। भाई जब अमोर्टाइज करेंगे तो किस पैटर्न पे, क्या इक्वली करेंगे, कैसे करेंगे अमोर्टाइज? तो ओवर द पीरियड इसको अमोर्टाइज करना है, बट ओवर द पीरियड से मतलब क्या है? ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। जिस तरह से आप एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं सेम पैटर्न पे आप इसको अमोर्टाइज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसा होगा तब जब ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही हो। अब जरा इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि साहब ऐसा काम क्यों करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल एक चीज़ है। यहाँ पे सेल जैसा कोई मामला ही नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे आपको फंड्स चाहिए थे। बेसिक आपका मोटिव फंड्स अरेंज करना था, फाइनेंस आपने अरेंज किया है, तो बेचते समय जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है हम इसको एक साथ रिकॉग्नाइज नहीं होने देंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इसको अमोर्टाइज करिए। इतना दिमाग में सेट करिए। हाँ जी बाबू जी, तो समझ में आ गया क्या होगा फाइनेंस लीज में। चलिए अब हम बात करते हैं कि इफ सेल लेटर रिजल्ट्स इन ऑपरेटिंग लीज। If sale letter results in operating lease, लो ही साहब। तो सीधे साहब ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है? ओनरशिप ट्रांसफर होती है, सेल है भाई, बट बी जो लीज एग्रीमेंट करता है इस एग्रीमेंट के थ्रू ये सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर नहीं होते हैं। नो ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप। फाइनेंस लीज में सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाते हैं, बट ऑपरेटिंग लीज में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस एसेट का लीगल ओनर ही नहीं बनता है, बट ही इज इन अ पोजीशन टू एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स ऑफ ओनरशिप। इनके पास ओनरशिप के बेनिफिट्स नहीं है। फाइनेंस लीज में इसके पास बेनिफिट्स ऑफ ओनरशिप आ जाते हैं, जबकि ऑपरेटिंग लीज में बेनिफिट्स ऑफ ओनरशिप को एंजॉय करने का राइट बी के पास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो ये बिना किसी शक या सवाल के हम कह सकते हैं कि दिस इज अनडाउटेडली अ सेल ट्रांजैक्शन। और जब सेल ट्रांजैक्शन फिर अगर ये है तो ए हैज फुल राइट, ही हैज गॉट ऑल राइट्स टू रिकॉग्नाइज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये रिकॉग्नाइज कर सकता है जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है एसेट के बेचने पे, उसको अपने P&L में ये ट्रांसफर कर सकता है। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ चेक्स लगे हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। समझ में आ रही बात? दिस इज अ सेल ट्रांजैक्शन, बल्कि ऐसे नहीं, दिस इज प्योरली अ सेल ट्रांजैक्शन and seller has all rights
to recognize profit or loss on sale of asset immediately to its प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तुरंत इमीडिएटली ये रिकॉग्नाइज करने के लिए फ्री है, इसके पास राइट है, सब्जेक्ट टू सर्टेन चेक्स मतलब कुछ देखा जाएगा कि हाँ क्या वाकई में पूरा ट्रांसफर कर दे या कुछ ऐसा है कि जिसमें हम अदरवाइज कुछ करें। वैसे नॉर्मली इमीडिएटली ये पूरा प्रॉफिट लॉस अपने P&L में रिकॉग्नाइज कर लेगा। यहां तक की बात समझ गई। अब मैं इसी बात को फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज वाली बात को एक दूसरी तरह से आपके सामने एक चार्ट के फॉर्म में रख दे रहा हूं, ठीक है ना, समराइज्ड वे में। लॉजिक आपको समझ में आ रही है अभी तक? फाइनेंस लीज में ऐसा क्यों एएस कहता है और ऑपरेटिंग लीज में ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वहां पे फाइनेंस लीज में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बेनिफिट्स ऑफ ओनरशिप भी बायर के पास फाइनेंस लीज में वापस हमारे पास आ जाते हैं, जबकि ऑपरेटिंग लीज में बायर के पास ही रहते हैं। लो, इसको दूसरे तरीके से आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान समझ लीजिए। आपका क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व होगा, ये समझ लीजिए। आपको अदरवाइज इधर उधर कुछ रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अभी तक जो आपने वो इलस्ट्रेशन किया है मॉड्यूल का, उसमें आपने रट लिया है कि अच्छा अगर ऐसा होगा तो ये कर देंगे, ऐसा होगा तो ये कर देंगे। बस आपका काम खत्म, क्योंकि आपका इलेक्शन सॉल्व हो गया। और आप भगवान से मनाओगे कि अगर इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम कर ले जाएंगे। बट ऐसा क्यों करा जा रहा है, वो क्यों का जवाब आपके पास नहीं है। सब अकाउंट्स क्यों पे बेस्ड होती है। कोई काम अगर किया जा रहा है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होती है। लिए सब मैं चार्ट बना रहा हूं, सेल रिजल्ट्स इनटू सेल लेटर रिजल्ट्स इनटू, ऐसे लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेटर रिजल्ट्स इनटू। सेल करने के पीछे का मकसद ही कुछ ऐसा था कि क्योंकि आपको वो चीज वापस लीज पे लेनी है। इनटू फाइनेंस लीज। ठीक है, और इधर ऑपरेटिंग लीज। चार्ट बना लीजिए। इसके बाद फिर मैं आपको एक और स्टाइल से भी ये चीज बताऊंगा, जिसके बाद आपके अंदर कोई शक या सवाल बचेगा ही नहीं। लो साहब, ठीक है। यहां पे क्या बात हो रही है? दिस इज नॉट अ सेल ट्रांजैक्शन। ये कोई सेल का ट्रांजैक्शन नहीं है, ऐसा AS 19 ने बोला। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? तो जो सेल वैल्यू होगी, सेल वैल्यू या सेल प्राइस माइनस उस एसेट की WDV, दैट इज कैरिंग अमाउंट। WDV बोल सकते हैं और कैरिंग अमाउंट भी बोल सकते हैं। कैरिंग अमाउंट बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा सुटेबल रहेगा।
क्योंकि WDV तो डेप्रिशिएबल एसेट के केस में होगी। कैरिंग अमाउंट वो वैल्यू होती है जो बुक्स में कैरी की जा रही है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में जैसे लैंड है। जी सर, तो सेल वैल्यू माइनस WDV, यहां से क्या आएगा? कुछ प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट लॉस को क्या करेंगे? इज डिफर्ड एंड amortized over lease term in ratio of depreciation। ठीक, ये आपको पहले बताया, उसी को मैंने यहां पे चार्ट पे लिख दिया। दिस इज अ सेल ट्रांजैक्शन, और अगर ऑपरेटिंग लीज का मामला है तो ये सेल का ट्रांजैक्शन है। इट्स अ सेल ट्रांजैक्शन। अब अगर ये सेल ट्रांजैक्शन है तो यहां पे बेसिकली दो पॉसिबिलिटीज हैं। दो पॉसिबिलिटीज क्या? जो आपकी सेल वैल्यू है, इट इज लेस देन और इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। सेल वैल्यू इज से इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, और सेल वैल्यू इज लेस देन फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। फेयर वैल्यू मतलब अगर हम मार्केट में बेचें तो कितने में बिकेगी, एक नॉर्मल प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो सेल वैल्यू आपकी फेयर वैल्यू के बराबर है या उससे कम है। तो प्रॉफिट और लॉस इज immediately recognized, profit or loss is immediately recognized. However, loss is deferred and amortized. However, loss is deferred and amortized if future lease rentals are below market price. ध्यान से जरा, कह रहे हैं जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है भाई, सेल वैल्यू आपकी फेयर वैल्यू से कम है, ठीक, तो हो सकता है प्रॉफिट भी हो लॉस भी हो। अगर प्रॉफिट है तो कोई बात नहीं, पूरा पूरा रिकॉग्नाइज कर लीजिए। लेकिन अगर लॉस है तो इस लॉस को हम डिफर करेंगे। लॉस भी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन लॉस को हम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज तब नहीं करेंगे व्हेन फ्यूचर लीज रेंटल्स आर बिलो मार्केट प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो आप लॉस बियर कर रहे हैं, ये लॉस फ्यूचर लीज पेमेंट से कंपनसेट हो जाएगा। कल को आपको कम देना पड़ेगा, मतलब एक लॉजिकल
होके जरा सोचिए कि मान लीजिए किसी एसेट की वैल्यू से फॉर एग्जाम्पल से 15 लाख रुपए है फेयर वैल्यू उसकी, और हम आज इस एसेट को से 12 लाख में बेच रहे हैं। अदरवाइज वो मार्केट में 15 लाख में बेची जा सकती थी, लेकिन मैंने इसको बेचा कितने में? 12 लाख में। ठीक है, अब मैं 3 लाख रुपए का लॉस उठा रहा हूं मोटा मोटा। अब ये 3 लाख रुपए सस्ती मैंने एसेट को बेची है, तो जिसको बेची उसके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ होगा कि साहब देखिए आज मैं आपसे 15 लाख की जगह पे 12 ही लाख रुपए ले रहा हूं, जबकि मुझे अदरवाइज 15 लाख मिल सकते हैं, बट मैं आपसे 12 लाख ले रहा हूं। बट इसके बदले में जो मैं आपको फ्यूचर में जो लीज पेमेंट्स करूंगा वो मैं बिलो मार्केट प्राइस करूंगा। फिर मतलब मार्केट में अगर उस तरह की एसेट का रेंटल से अगर चल रहा है 20,000 रुपये महीने, तो मैं आपको उसके लिए सिर्फ 15,000 महीने दूंगा। तो कम लीज रेंटल पे करके जो मैंने आज लॉस उठाया उसको मैं कंपनसेट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो कहता है AS 19 कि लॉस के मामले में हम ये देखेंगे कि क्या वो लॉस फ्यूचर लीज पेमेंट से कंपनसेट हो रहा है, और अगर होता है तो लॉस इमीडिएटली बुक नहीं होगा, वो डिफर करा जाएगा एंड ओवर द लीज टर्म हम उसको अमोर्टाइज करेंगे। समझ में आ रही बात? that is loss is compensated by future lease payments। समझ में आई बात? इधर आइए, ये सिचुएशन है जब सेल वैल्यू इज मोर देन फेयर वैल्यू। सेल वैल्यू इज मोर देन फेयर वैल्यू, यही है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो यहां पे 2 स्टेजेस में काम होगा, 2 स्टेजेस में। पहली स्टेज है फेयर वैल्यू माइनस WDV, दैट इज कैरिंग अमाउंट। फेयर वैल्यू माइनस WDV। तो प्रॉफिट और लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। अभी नोट करिए, अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, सब दिमाग में सेट करके मानूंगा। तो प्रॉफिट और लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। फेयर वैल्यू माइनस WDV, जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये तो आप तुरंत का तुरंत रिकॉग्नाइज कर लीजिए। और सेल वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू, सेल वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू, तो प्रॉफिट और लॉस इज डिफर्ड। प्रॉफिट और लॉस इज डिफर्ड and amortized over the period the asset is expected to be used। लो साहब, प्रॉफिट और लॉस इज डिफर्ड एंड amortized over the period the asset is expected to be used। जरा इतना नोट करिए, फिर इसके पीछे थोड़ी सी लॉजिक आपको और पकड़ा दूं। नोट करिए, हाँ जी साहब जी।
तो जो ये कहानी यहाँ पे बताई जा रही है, ये जो कह रहे हैं कि सेल वैल्यू फेयर वैल्यू से कम है या उसके बराबर है, तो जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लीजिए। लेकिन अगर लॉस कंपनसेट हो रहा है बाई फ्यूचर लीज पेमेंट, तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं होगा, वो डिफर करा जाएगा और धीरे धीरे उसको अमोर्टाइज करेंगे। ठीक है। अब बात आती है जब सेल वैल्यू हमारी फेयर वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब एसेट की फेयर वैल्यू से 15 लाख रुपए है। ठीक है, मार्केट में 15 लाख में बेची जा सकती है, बट हमने इस एसेट को 20 लाख में बेचा। अब सीए साहब जरा सोचिए, जब कोई चीज़ मार्केट में अगर 15 लाख की अवेलेबल है तो कोई मेरे से 20 लाख में क्यों खरीदेगा? बट सामने वाले ने खरीदा है, मतलब कि चीज़ को उसने मार्केट प्राइस से ज़्यादा वैल्यू पे खरीदा है। मीन्स दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस। कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। मीन्स जो ये एक्स्ट्रा आप 5 लाख रुपए का प्रॉफिट जो जनरेट कर रहे हो, ये जो है इसको हम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं होने देंगे। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम धीरे धीरे अमोर्टाइज करेंगे ओवर द पीरियड द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड। समझ में आ रही बात? मतलब कि ये जो प्रॉफिट है ये जेन्युइन प्रॉफिट है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है ये आर्टिफिशियल प्रॉफिट है। जेन्युइन प्रॉफिट पूरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इमीडिएटली चला जाएगा, और जो आर्टिफिशियल प्रॉफिट है ये हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको हम धीरे धीरे अमोर्टाइज करवाएंगे। इतनी बात समझ में आई? चलिए साहब, अब इसी बात को मैं और सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने रख रहा हूं। एसएलपी ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ समझने सीखने के लिए बचेगा ही नहीं आपके लिए। लो जी साहब, हो क्या रहा है? से ये ए लिमिटेड है, इसने एक एसेट से बी लिमिटेड को सेल कर दी। ठीक, से कोई मशीन है जो इनको बेच दी इन्होंने, सोल्ड द मशीन, और यही मशीन बी लिमिटेड ने ए को लीज पे दे दी है, ए लिमिटेड को। ठीक है, बी ने ये एसेट वापस लीज पे दे दी, लीज्ड बैक। इज दिस क्लियर? तो सीए साहब, अब यहां पे जो ये ड्रामा हुआ है इसको जरा समझिए। अब इस मशीन की अपनी एक कोई WDV होगी, से WDV है इसकी, मान लें थोड़ी देर के लिए 10 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। ठीक, इसकी सेल वैल्यू भी होगी और इसकी एक फेयर वैल्यू भी होगी, जो हम लोग अलग अलग वैल्यूज लेने वाले हैं। ठीक है ना? अब कितनी सिचुएशंस यहां पे क्रिएट हो सकती हैं, और मामला ऑपरेटिंग लीज का है, और आपके सामने एग्जाम में जो बात आएगी वो ऑपरेटिंग लीज को लेके होगी। फाइनेंस लीज में आपको वो नहीं फंसाने वाले, उसमें कुछ करने के लिए है ही नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको आपको स्प्रेड कर देना है, धीरे धीरे अमोर्टाइज करना है। यहीं पे है दिमाग लगाने वाला मामला। तो पहली सिचुएशन, इफ सेल वैल्यू क्या है? इक्वल टू फेयर वैल्यू। सेल वैल्यू और फेयर वैल्यू बराबर है, तो करना क्या है? कंपेयर WDV विद सेल वैल्यू। सेल प्राइस से आप कंपेयर करिए, एंड रिकॉग्नाइज प्रॉफिट और लॉस इमीडिएटली। प्रॉफिट लॉस को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लीजिए। मतलब यहां पे क्या हुआ? से सेल वैल्यू है
15 लाख रुपए, फेयर वैल्यू भी है 15 लाख रुपए। फॉर एग्जाम्पल क्या करने के लिए कहा जा रहा है, WDV को सेल वैल्यू से कंपेयर करिए और देखिए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 5 लाख का, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लीजिए, P&L में क्रेडिट होगा। से ये 8 लाख, ये भी 8 लाख, सेल वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। ठीक, WDV को सेल वैल्यू से कंपेयर करिए, कंपेयर किया, क्या आया, 2 लाख रुपए का लॉस आया, इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट मार दीजिए, बुक कर लीजिए। ठीक, ये पहली सिचुएशन। दूसरी, सेल वैल्यू इज लेस देन फेयर वैल्यू, सेल वैल्यू इज लेस देन फेयर वैल्यू, तो क्या करेंगे, कंपेयर WDV with sale value and recognized profit or loss immediately। तो रिकॉग्नाइज कर लीजिए, प्रोवाइडेड शर्त लग गई यहां पे, क्या, लॉस इज नॉट कंपनसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट्स। आपका लॉस फ्यूचर लीज पेमेंट से कंपनसेट नहीं होना चाहिए। आइए इस सिचुएशन की बात करते हैं। सेल वैल्यू 12 लाख रुपए, फेयर वैल्यू 15 लाख रुपए, सेल वैल्यू फेयर वैल्यू से कम है। ओके, हाँ भी कम है। WDV को सेल वैल्यू से कंपेयर करिए, WDV को सेल वैल्यू से कंपेयर करिए, क्या आया, 10 लाख की चीज़ 12 लाख बेची गई, 2 लाख का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लीजिए, प्रॉफिट को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लीजिए, खेल खत्म। चेंज किया एग्जाम्पल, सेल वैल्यू 8 लाख, फेयर वैल्यू 12 लाख। ठीक, सिचुएशन नहीं, सेल वैल्यू फेयर वैल्यू से कम रखनी है। हाँ तो ठीक था 12 लाख रुपए, सेल वैल्यू इज लेस देन फेयर वैल्यू, ये इससे कम है। आइए WDV को सेल वैल्यू से कंपेयर करिए, 10 लाख WDV की चीज़ 8 लाख बेची गई, 2 लाख का नुकसान हुआ। इस लॉस को भी आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बट शर्त क्या है कि ये जो 2 लाख का लॉस हो रहा है इट शुड नॉट बी कंपनसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट्स। अब वो फ्यूचर लीज पेमेंट से कंपनसेट हो रहा है नहीं हो रहा है ये आपके सामने चीज़ नहीं आएगी। ऐसी सिचुएशन में जब आप लिखोगे कि सब लॉस ऑफ ₹2 लाख कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली प्रोवाइडेड, इतनी बात आपको जरूर बतानी है, प्रोवाइडेड लॉस इज नॉट कंपनसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट्स। ये लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी जब कभी इस सिचुएशन में, जब सेल वैल्यू फेयर वैल्यू से कम हो और लॉस आ रहा है। ठीक है, चलिए तीसरी सिचुएशन, तीसरी और आखिरी सिचुएशन।
इफ सेल वैल्यू इज मोर देन फेयर वैल्यू। ध्यान से लिख लीजिए, आपका वो मॉड्यूल वाला इलस्ट्रेशन ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे, और आपको रटने की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और हर चीज़ के पीछे की मैंने आपको लॉजिक भी क्लियर कर दिया। यहाँ पे क्या करेंगे साहब हम लोग, यहाँ पे 2 स्टेजेस में काम होगा। 2 चार्ट बनाए थे इधर उधर। फर्स्टली कंपेयर WDV with fair value. Compare WDV with fair value and recognize profit or loss immediately. WDV को फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस आ रहा है उसको इमीडिएटली आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए। ठीक है। एक काम तो ये करेंगे। सेकेंडली दूसरा काम क्या करना है, कंपेयर सेल वैल्यू विथ फेयर वैल्यू। And differ the excess amount to be amortized over lease term, that is asset expected to be used। आइए इसमें समझे जरा क्या हो गया नाटक। ये सब सिचुएशन है कि सेल वैल्यू फेयर वैल्यू से ज़्यादा है। फेयर वैल्यू 12 लाख रुपए, सेल वैल्यू 15 लाख रुपए, बल्कि चलो ठीक है, सेल वैल्यू 15 लाख, फेयर वैल्यू 12 लाख। सिचुएशन क्या है, सेल वैल्यू इज मोर देन फेयर वैल्यू। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले WDV को फेयर वैल्यू से कंपेयर करिए। WDV को फेयर वैल्यू से कंपेयर करिए। 10 लाख को 12 लाख से कंपेयर किया, क्या आया, 2 लाख का प्रॉफिट। क्या आया है, 2 लाख का प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर क्या करेंगे, सेल वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे, सेल वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे, और जो एक्सेस अमाउंट आ रहा है वो ओवर लीज टर्म डिफर हो जाएगा, धीरे धीरे अमोर्टाइज होगा। तो 15 लाख और 12 लाख, 3 लाख रुपए का जो ये एक्सेस अमाउंट है ये ओवर लीज टर्म अमोर्टाइज होगा। फिर से समझें, इनफैक्ट 10 लाख की चीज़ 15 लाख में बेची गई है, तो 5 लाख का प्रॉफिट है, बोलो हाँ। ठीक, अब इस 5 लाख के प्रॉफिट को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया। एक 2 लाख का प्रॉफिट और एक 3 लाख का प्रॉफिट। 5 लाख में से जो 2 लाख का प्रॉफिट है ये इमीडिएटली बुक हो जाएगा, जो कि जेन्युइन प्रॉफिट है, और बाकी 3 लाख रुपए जो एक्सेस अमाउंट है ये आर्टिफिशियल प्रॉफिट है, ये ओवर लीज टर्म अमोर्टाइज होगा। समझ में आ रहा है? सेल वैल्यू
8 लाख, फेयर वैल्यू 12 लाख है। ठीक है, सेल वैल्यू 8 लाख, फेयर वैल्यू 12 लाख। नहीं 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 नहीं, सेल वैल्यू को हमको फेयर वैल्यू से ज़्यादा रखना है। फेयर वैल्यू है 6 लाख। सिचुएशन ध्यान रखिए, सेल वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर किया, क्या मिला? सेल वैल्यू फेयर वैल्यू से ज़्यादा है। थर्ड सिचुएशन में आ गए। WDV को फेयर वैल्यू से कंपेयर करिए, WDV को फेयर वैल्यू से कंपेयर करिए, बहुत ध्यान से। WDV को फेयर वैल्यू से कंपेयर करिए। WDV को फेयर वैल्यू से कंपेयर किया, पता चला 4 लाख का लॉस आया। सेल वैल्यू फेयर वैल्यू से ज़्यादा है। सबसे पहले क्या करना है? WDV को फेयर वैल्यू से कंपेयर करना है। कंपेयर किया 10 लाख की चीज़ और इसकी फेयर वैल्यू 6 लाख, 4 लाख का लॉस। ये लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करिए। ये एक काम। दूसरा काम, सेल वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर करिए। सेल वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर किया, 2 लाख का प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का डिफरमेंट होगा। इनफैक्ट 2 लाख का लॉस है, पर इस लॉस को और स्टाइल से रिकॉग्नाइज किया गया। पहले 4 लाख का लॉस ये बुक हुआ इमीडिएटली, और 2 लाख का प्रॉफिट ये डिफर कर दिया गया। ऐसा कुछ करने के लिए AS 19 कह रहा है। समझ में आई बात? इन सब बातों के लिए आपके मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया हुआ है। इसको ध्यान से आप लोग जो मैंने बताया है पहले अपने आप से बिना सॉल्यूशन देखे हुए सॉल्व करिएगा। आपका ये क्वेश्चन जैसा आपने सॉल्व किया हो उसके बाद जो इन्होंने लिखा है उससे कंपेयर करिएगा, और आप पाएंगे कि आपने अपने आप से बिना रटे हुए सारे आंसर्स सही दे दिए। ठीक है, चलिए खैर, अब अगले अपने वीडियो में किसी और टॉपिक की हम लोग बात करेंगे। तब तक एंजॉय करिए, टेक केयर, बाय बाय।